आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम जो आरपीएससी द्वारा आयोजित विगत भर्ती परीक्षाएं, जिसमें सहायक आचार्य, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, जिसमें हिंदी के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको व्यवस्थित तरीके से श्रृंखलाबद्ध रूप से नियमित क्लासेस के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी है जो अभी नेट का एग्ज़ाम देंगे या आगे स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए एकदम कारगर साबित होगी। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि एकदम सटीक व्याख्या के साथ इन प्रश्नों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे आदिकाल के प्रश्नोत्तर, उनकी एक सीरीज चलेगी। उसके बाद में भक्ति काल, ऐसे करके संपूर्ण साहित्य, काव्य शास्त्र, व्याकरण की प्रश्नोत्तरी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक है साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार बिसलदेव रासो का रचनाकाल है। मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार तो साथियों इसमें क्या होगा? 16वीं शताब्दी। क्या होगा? 16वीं शताब्दी। लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि मोतीलाल मेहनारिया क्या कहते हैं कि बिसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? नरपति नामक गुजराती कवि। ये इनका मत है। नरपति नामक गुजराती कवि कौन मानते हैं? मोतीलाल मेहनारिया। समय क्या मानते हैं? 16वीं शताब्दी। तो देखो, तो साथियों कि 14वीं शताब्दी कौन मानता है? 14वीं शताब्दी मानते हैं माता प्रसाद गुप्त। माता प्रसाद गुप्त कब मानते हैं? 14वीं शताब्दी। माता प्रसाद गुप्त के बारे में आपको ये याद रखना कि इन्होंने बिसलदेव रासो का क्या किया? संपादन कार्य किया। और एक बात आपको यहाँ पे जरूर याद रखनी होगी कि इसके पहले संपादक कौन है? तो है सत्यजीवन वर्मा। सत्यजीवन वर्मा, ये है सामान्य जानकारी। तो इसके बाद में देखो कि इसका जो प्रमाणिक समय क्या है, तो शुक्ल जी ने माना है। अब जो शुक्ल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि इसके अंदर एक छंद है 1272 मजहरी जेठ बदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभ ही शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। इसके आधार पर ये जो समय मानते हैं, ये क्या मानते हैं? 1212 विक्रम संवत अर्थात 1155 ईस्वी। और अधिकतर विद्वान इस समय से क्या है? सहमत है। तो साथियों कि ये जो क्वेश्चन था अपन को याद रखना है कि मोतीलाल मेहनारिया के अनुसार समय क्या था, ये स्कूल व्याख्याता के अंदर आया हुआ है। तो 16वीं शताब्दी है। और कि नरपति नामक गुजराती कवि माना है, न कि नरपति नाले को। बाकी जो विद्वान मानते हैं माता प्रसाद गुप्त, इनका क्या समय मानते हैं? 14वीं शताब्दी। सर्वमान्य मत क्या है? 1155 ईस्वी। तो ये ही इसके बारे में सामान्य जानकारी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक सीमा कौन सी मानी? इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही रहता है कि पहला कवि कौन है, आदिकाल की आरंभिक सीमा क्या है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा कब मानते हैं? 693। देखो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसमें क्या है कि 693 से लेके 1693। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि यह एक अधूरा ग्रंथ है। क्या है? अधूरा ग्रंथ है। तो देखो, आदिकाल के और मानने वाले कौन हैं? तो पहले अपन को ये याद रखना कि 643 से मानने वाले कौन है? 643 ईस्वी से कौन मानते हैं? तो दो विद्वान है। कौन है? एक तो है गिरियर्सन। गिरियर्सन कौन है? गिरियर्सन। और दूसरे हैं मिश्र बंधु। तो 713 से मानने वाले कौन है? शिव सिंह सेंगर। कौन है? शिव सिंह सेंगर।
और साथ में एक बात को आपको ये भी याद रखनी होगी कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? पुष्य को। पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना। फिर देखो 8वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य की शुरुआत कौन मानते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। और इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? सरहपा को। समय क्या माना? 769 ईस्वी। तो साथियों कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका समय कब माना? शुक्ल जी ने इसका समय माना है, आदिकाल की आरंभिक सीमा मानी है 993 ईस्वी, 1050 विक्रम संवत। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो इसका समय मानते हैं 10वीं शताब्दी से। कब से मानते हैं? 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। और हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान को। तो साथियों एक और जानकारी है कि गणपति चंद्रगुप्त इसका कब से मानते हैं आदिकाल की शुरुआत? 1184 से। और ये आदि हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरि को। ये हुई साथियों कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा क्या मानी। इसके बारे में इतने सारे तथ्यों को आपको ध्यान में रखना होगा। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 693 से 1693। फिर मानते हैं कि कौन? गिरियसन और मिश्र बंधु। इन्होंने कब से माना है? 643 से। हिंदी का पहला कोई कवि नहीं बताया। फिर इसके बाद में कौन है? शिव सिंह सेंगर। इन्होंने कब से माना है? 713 से। और हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? पुष्य और पुंड को। 8वीं शताब्दी से कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन। और हिंदी का प्रथम कवि किसको माना? सरहपा को। और समय क्या माना? 769 ईस्वी। और यही क्या है? सर्वमान्य मत है। शुक्ल जी कब से मानते हैं? विक्रम संवत 1050। तो ईस्वी क्या हो गया? 993 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी सीधा कहते हैं कि 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। और हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान को। गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और हिंदी साहित्य की शुरुआत मानते हैं 1184 ईस्वी से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र बंधु विनोद के कुल प्रकाशित भाग है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मिश्र बंधु विनोद के कितने भाग है? 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग है, जिसमें 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। और मिश्र बिंदुओं के बारे में एक क्वेश्चन आता ही रहता है कि मिश्र बिंदुओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और आपको भ्रमित करने के लिए एक देते हैं कि कृष्ण बिहारी मिश्र, जो नहीं है। मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र शामिल नहीं है। तो ये याद रखो कि मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन है? तो 4591 कवि, लगभग कितने? 5000 कवियों का वर्णन है। शुक्ल जी खुद कहते हैं कि मैंने रीतिकालीन कवियों का परिचयात्मक विवरण लिखने के लिए मिश्र बंधु विनोद का सहयोग लिया। इस कारण शुक्ल जी मिश्र बंधु विनोद को क्या कहते हैं? महाव्रत संग्रह। क्या कहते हैं? महाव्रत संग्रह। तो साथियों, ये हुई मिश्र बंधु विनोद के बारे में सामान्य जानकारी कि कितने भाग है? तो 4 भाग है। कब कब आए? तो प्रथम 3 तो आए 1913 में, चौथा भाग 1934 में। कितने कवि?
4,591, लगभग 5,000 कवि। और मिस्र बंधु विनोद के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है कि ये एक महाव्रत संग्रह है। और इसमें ये याद रखना, गणेश है, श्याम है और सुखदेव है। मिस्र बंधुओं में 3 है, कृष्ण बिहारी मिस्र इसमें नहीं है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानने वाला विद्वान है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022। ऑप्शन गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, मुनि जिन विजय। भाटों की कल्पना मानने वाले कौन हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये क्या कहते हैं? भट्ट भणत। क्या कहते हैं? भट्ट भणत। और इसको बिल्कुल भी अनऐतिहासिक काव्य सिद्ध करते हैं। और ये क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। शुक्ल जी भी क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं। और मुनि जिन विजय क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक। तो साथियों, इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे, रामचंद्र शुक्ल ने, देखो एक तरफ तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो है पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकाव्य, और चंद्र बरदाई है हिंदी के पहले महाकवि। पहले महाकवि। दूसरी तरफ शुक्ल जी कहते हैं कि ये एकदम बिल्कुल कि कैसा ग्रंथ है? जाली ग्रंथ है। एकदम कैसा ग्रंथ है? जाली ग्रंथ। और शुक्ल जी का एक स्टेटमेंट आपको ये याद रखना होगा। शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की यदि अपन भाषा की बात करते हैं तो यदि इस ग्रंथ को भाषा की कसौटी पर कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। भाषा बिल्कुल भी बेठिकाने की है, अव्यवस्थित है। तो एक तो ये याद रखना कि बिल्कुल भाटों की भट्ट भणत बिल्कुल भी एकदम अनऐतिहासिक काव्य कौन मानता है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। और दूसरे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्र बरदाई हिंदी के पहले महाकवि है। और ये भी कहते हैं साथ में कि ये बिल्कुल भी एकदम जाली ग्रंथ है। और साथ में भाषा की कसौटी की बात करते हैं तो कहते हैं कि और भी निराश होना पड़ता है। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्ति वीर गाथात्मक मानी है उनमें से नहीं है। प्रश्न को पढ़ते टाइम जहाँ नहीं आए उसको पहले मार्क कर दो, नहीं है। ये स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में आया हुआ है। हमीर रासो, विजयपाल रासो, बीसलदेव रासो, परमार रासो और राहुरवेल। राहुरवेल नहीं है, सनगारी रचना है। तो इसमें शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों को आधार माना? 12 ग्रंथों को। इसके इन्होंने 2 भाग किए। कौन कौन से? एक तो देश भाषा के और दूसरे किसके? अपभ्रंश के। अपभ्रंश के ये क्वेश्चन आता रहता है कि शुक्ल जी ने जो 12 ग्रंथ बताए उसमें से अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी है। तो अपभ्रंश की कौन कौन सी है? एक याद रखो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पतक। ये जो 4 ग्रंथ है इनकी भाषा को क्या माना? अपभ्रंश, साहित्यिक भाषा अपभ्रंश माना। और जो 8 ग्रंथ है उनको क्या माना? देश भाषा के। कौन कौन से इसमें? पहला है खुमान रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश,
जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका। और विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियाँ। ये जो 12 ग्रंथ है, कितने ग्रंथ है? 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल की जो साहित्यिक प्रवृत्ति क्या मानी है? वीर गाथात्मक मानी है, जिसमें से 3 रचनाओं का वीर से कोई संबंध नहीं है। कौन कौन सी? विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के बारे में खुद कहते हैं कि ये इसमें वीर रस का किंचित आभास मात्र मिलता है। तो ये 12 रासों को, खुमान रासों का कौन है? दलपति विजय। बीसलदेव का नरपति नालय। परमाल रासो जगनीक। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियाँ, सारंगधर का हमीर रासो, नल सिंह का विजयपाल रासो और विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पताका। ये जो 12 ग्रंथ है, इनके आधार पर इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया? वीर गाथा काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासो प्रधानत कैसा काव्य है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022। तो देखिए साथियों, सीधा है कि कैसा काव्य है? श्रृंगारी काव्य। इसके बारे में एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये मुख्यतः कैसा काव्य है? वर्णनात्मक काव्य। कैसा काव्य? वर्णनात्मक काव्य, घटनात्मक नहीं। ये याद रखना। आपको ऐसे बोल सकता है कि मुख्यतः घटनात्मक काव्य है, नहीं, ये कैसा काव्य है? वर्णनात्मक काव्य है। घटना तो केवल 2 है। एक तो कौन सा है? एक तो है बीसलदेव का विवाह और दूसरा उसका उड़ीसा जाना। 2 ही घटना है। बाकी इसमें किसकी प्रधानता मिलती है? वर्णन की प्रधानता मिलती है। कैसा काव्य है? श्रृंगारी काव्य है। इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें कितने खंड है? 4 खंड। जो तीसरा खंड है, राजमती विरह खंड, वह सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें कितने छंद है? 128 छंद मिलते हैं। और ये क्या है? इसमें वीरस का क्या मिलता है? आभास। मुख्यतः प्रधानता किसकी है? श्रृंगार की। शुक्ल जी कहते हैं कि वीर गीत परंपरा की शुरुआत किससे होती है? बीसलदेव रासो से। वीर गीत परंपरा की शुरुआत तो कर रहे हैं बीसलदेव रासो से, और कहते हैं कि इसमें वीर रस का किंचित आभास मात्र होता है। मुख्यतः यह रचना कैसी है? श्रृंगारिक रचना है। तो साथियों, ये हुई बीसलदेव रासो के बारे में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12मासा शैली का वर्णन सबसे पहले निम्न काव्य में मिलता है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव, प्राकृत पेंगलम, जस मयंक जस चंद्रिका। इसमें पहला कौन सा है? बीसलदेव रासो। तो 12मासा के बारे में हिंदी में सबसे पहले 12मासा किस में मिलता है? बीसलदेव रासो में। तो जो है बीसलदेव रासो में क्या है? 12मासा की शुरुआत कहाँ से होती है? कार्तिक मास से। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीसलदेव रासो में 12मासा की शुरुआत कहाँ से होती है? कार्तिक मास से। और सबसे व्यापक 12मासा किस में मिलता है? तो वो मिलता है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज
रासों में। और सबसे मार्मिक वो मिलता है जायसिकी पद्मावत में। नागमती वियोखंड, जिसको शुक्ल जी ने हिंदी की अमूल्य धरोहर माना, नागमती वियोखंड को। इसमें सबसे मार्मिक मिलता है, सबसे व्यापक मिलता है जो पृथ्वी रासों में, और सबसे पहले मिलता है वो मिलता है बीसल देव रासों में, और इसकी शुरुआत होती है कार्तिक माह से। और जो पद्मावत में नागमती वियोखंड की शुरुआत किसे होती है? आषाढ़ माह से। तो साथियों, 12 मासा की शैली में सबसे पहले काव्य कौन सा मिलता है? ये एक स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? बीसल देव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों की संख्या 84 बताई गई। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 84। 84 सिद्ध, नवनाथ और 84 सिद्ध। 84 सिद्धों का उल्लेख कहाँ मिलता है? एक तो रत्नाकर जोपम कथा, और एक जो मिलता है ज्योतिश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर, जिसमें 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है। सिद्धों की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। देखिए, तो सबसे पहले सिद्ध कौन है? सरप्पा। सरप्पा के शिष्य कौन है? सबरपा। सबरपा के शिष्य कौन है? लुइपा। ये तो शिष्य परंपरा हो गई कि सरप्पा। सरप्पा का आपको इनका एक ग्रंथ याद रखना होगा, दोआकोस। और भाषा याद रखना, इनकी भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। कौन सी है? अपभ्रंश। की पूछ सकता है कि सरप्पा के दोआकोस की भाषा कौन सी है? अपभ्रंश। सरप्पा के शिष्य कौन है? सबरपा। सबरपा की रचना क्या है? चर्यापद। चर्यापद की भाषा क्या है? तो अभ्रंश नहीं है। चर्यापद की भाषा क्या है? अवहट है। क्या है? अवहट है। और लुइपा, लुइपा के बारे में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि लुइपा ये सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। क्योंकि इनकी जो कविता है, इनमें सर्वाधिक दार्शनिकता, सर्वाधिक रहस्यात्मकता प्रवृत्ति मिलती है। इस कारण इनका क्या है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान है। उड़ीसा के जो राजा है, मंत्री है, जो इससे प्रभावित होकर क्या है, इनके शिष्य बन गए थे। और एक बात याद रखना, कणप्पा। कणप्पा के बारे में याद रखना कि ये सिद्धों में सबसे ज़्यादा ग्रंथों की रचना करने वाले कौन है? कणप्पा। कितने ग्रंथ लिखे थे? 74 ग्रंथ लिखे थे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 74 ग्रंथ लिखे थे। इनके बारे में राहुल सांकृत्यायन का एक मत है, वो याद रखना कि कणप्पा कवित्व में क्या है? बेजोड़ है। कवित्व में क्या है? बेजोड़ है। कितने ग्रंथ लिखे? 74 ग्रंथ लिखे। और एक और सरप कौन है? सिद्ध कौन है? डोम्बीपा। डोम्बीपा ने प्रमुख रूप से कितने ग्रंथ लिखे? 3 लिखे। कौन कौन से? योगचर्या, डोम्बी गीतिका और अक्षरादि, अक्षरादि को उपदेश। ये डोम्बीपा के 3 ग्रंथ है। पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा डोम्बीपा का नहीं है? तो योगचर्या, डोम्बी गीतिका और अक्षरादि को उपदेश। योगचर्या है डोम्बीपा की, चर्यापद किसकी है? सबरपा की है। तो ये आपको सिद्धों के बारे में सामान्य जानकारी है। और सिद्धों की संख्या कितनी हो गई? 84। और इनका जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की जो वर्ण रत्नाकर है, उसमें इनका उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की इस रचना में महाराणा प्रताप का वर्णन मिलता है। ये जो क्वेश्चन है स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में आया हुआ है कि आदिकाल की किस रचना में महाराणा प्रताप का उल्लेख मिलता है। तो साथियों,
ये जो रचना है वो आदिकाल की रचना कौन सी है? खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो। और इसका जो रचयिता कौन है? दलपति विजय। तो देखो इसके बारे में विद्वानों के मत है, क्या है? एक तो देखो शुक्ल जी, और कौन है? नगेंद्र। नगेंद्र और शुक्ल, इनका समय क्या मानते हैं? 9वीं शताब्दी। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका समय मानते हैं 17वीं शताब्दी। कहते हैं कि इस रचना में महाराणा प्रताप के वंशज अमर सिंह, कर्ण सिंह और राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। तो महाराणा प्रताप का वर्णन किस में मिलता है? खुमान रासो में। खुमान रासो बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसका में एक ऐतिहासिक वृत्तांत मिलता है कि बगदाद के खलीफा अल मामून ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और खुमान रासो ने अपनी पराक्रम का परिचय देते हुए उन्हें पराजित किया। तो खुमान रासो है जिसमें महाराणा प्रताप, राज सिंह तक का वर्णन मिलता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका समय क्या माना? 17वीं शताब्दी। और शुक्ल और नगेंद्र मानते हैं 9वीं शताब्दी। तो ये हुई खुमान रासो के बारे में सामान्य जानकारी। रचना है किसकी? दलपति विजय की। अगला क्वेश्चन, गारसा दा तासी का ग्रंथ इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी का प्रथम भाग किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? और ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में आया हुआ है। तो ये कौन सा है? प्रथम भाग पूछा है, तो कब है? 1839 में। कितने भाग है? 2 भाग है। प्रथम भाग है जो 1839 और दूसरा भाग है 1847। ये भी पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा संस्करण कब आया? तो दूसरा संस्करण आया 1871 के अंदर। इसमें कितने भाग थे? 3 भाग। आया कब? 1871 में। कितने भागों में? 3 भाग है। और इसके बारे में देखो सामान्य जानकारी है तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है ये। और ये मुख्यतः किस में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा के अंदर। किस में लिखा गया? फ्रेंच भाषा के अंदर। और इसमें कितने कवि थे? 738 कवि। और मैक्सिमम किसके थे? उर्दू के। और हिंदी के कितने थे? मात्र 72 कवि। गारसा दा तासी ने हिंदी को क्या कहा था? हिंदी को भद्दी बोली का। भद्दी बोली कहा। जब बाबू नवीनचंद्र राय ने उर्दू को आशिकी की जुबान कहा तो पेरिस में बैठे बैठे इन्होंने कहा कि हिंदी क्या है? भद्दी बोली है। यहाँ पे जो एंदुई है इसका अर्थ होता है हिंदी, और हिंदुस्तानी से अभिप्राय है उर्दू। और ये ग्रंथ है कौन सी पद्धति पर लिखा गया है? ये वर्णानुक्रम पद्धति पर। इसमें क्या नामकरण और काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, और काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। और इसके अंदर हिंदी के जो कवि है इसमें पहला कवि रखा गया था अंगद को, और अंतिम कवि रखा गया था हेमंत को। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? हिंदी में इसका अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वास ने। 1952 में। किस नाम से किया गया था? हिंदू साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों ये हुआ इस्तवार दा ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी ग्रंथ के बारे में सामान्य जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एकु वाहन पुहवी नरेश कमास मुकऊ उर ऊपरी पर हरियु वीर कच्छतर चुकहु। ये जो पंक्ति है किस आदिकालीन ग्रंथ से ली गई है? ये क्वेश्चन भी स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में आया हुआ है। तो ऑप्शन में विजयपाल रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। तो दोस्तों इसमें जो कैमास वध की जो बात की गई है वो है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में देखो, सामान्य जानकारी क्या है कि पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? 69 समय। इसमें अध्याय को किस नाम से दिया गया है? समय, सम्यो। और इसमें जो पहला समय है उस समय को नाम दिया गया है आदि समय। और जो दूसरा समय है इसको नाम दिया गया था दासम समयो। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि आदिकालीन किस रचना के अंदर राम कथा का उल्लेख मिलता है? तो आप उसका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो के दूसरे समय का नाम है दासम समयों में। इसमें राम कथा से संबंधित राम कथा के कितने छंद मिलते हैं? 48 छंद मिलते हैं। और इसका जो 20वां समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम क्या है उसका? पद्मावती समय। पद्मावती समय। तो जो क्वेश्चन में कैमास वध है वो कौन सा समय है? 57वां समय। कैमास वध यह पृथ्वीराज का सबसे मार्मिक समय है। और जो 61वां समय है वो कौन सा है? कन्नौज युद्ध। कन्नौज युद्ध। और यह है पृथ्वीराज का सबसे बड़ा समय। पृथ्वीराज रासो के बारे में 2 विद्वानों के आपको कथन याद रखने होंगे। एक तो क्या है? बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह ने क्या कहा? बच्चन सिंह ने कहा है कि यह महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी। एक रूप से पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? महाकाव्यात्मक राजनीतिक त्रासदी माना। किसने माना? बच्चन सिंह ने। तो एक विद्वान है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को विशाल घटनाकोश बताया। विशाल घटनाकोश। तो ये हुई मोटे मोटे तौर पर पृथ्वीराज रासो के बारे में सामान्य जानकारी। छंद कितने मिलते हैं? 68 प्रकार के छंद मिलते हैं। मुख्यतः छंद कौन सा मिलता है? इसमें छप्पे, कवित। एक विद्वान हैं, इतिहास लेखक है, उनका नाम है शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने चंद बरदाई को छप्पे छंद का राजा कहा है। और ये हुई पृथ्वीराज रासो के बारे में सामान्य जानकारी। अगला क्वेश्चन। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहूं देश। इसमें तो अमीर खुसरो का नाम आ गया। कई विद्यार्थी इसका उत्तर क्या करते हैं? खुसरो का नाम आया नहीं। लेकिन ये जो पंक्ति कही है ये इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तब खुसरो ने ये पंक्तियां कही थी। अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो हिंदी का आदि कवि। खड़ी बोली के क्या? खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते। खुसरो का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो कब हुआ? 1253 में। मृत्यु 1325 में एटा जिले के पटियाली गांव में। और इनकी ग्रंथों का उल्लेख मिलता है कि अमीर खुसरो ने कितने ग्रंथ लिखे? तो कई विद्वान बताते हैं 99 ग्रंथ।
अमीर खुसरो के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि माना। किसका माना? अवधि का पहला कवि माना। पहला कवि और माना। इसके साथ ही राम कुमार वर्मा ने बताया कि अमीर खुसरो ने जो पहेलियाँ लिखी है उसके कितने प्रकार है? 6 प्रकार बताए। और इसके साथ ही मुकरियाँ, डकोसले, दो सुकने ऐसे अमीर खुसरो ने लिखे। तो साथियों, और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि दी थी। और ये हुआ अमीर खुसरो के बारे में सामान्य जानकारी। लेकिन जो ये पंक्ति है किसने कही? अमीर खुसरो ने। किसके बारे में कही है? ये इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसकी भाषा कौन सी है? अवध। विद्यापति ने रचनाएं लिखी, उनकी मुख्यतः तीन प्रकार की रचनाएं मिलती है। कौन कौन सी? एक जो रचनाएं मिलती है वो मिलती है संस्कृत की, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, विभाग सार, जो उनकी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। एक जो रचनाएं मिलती है वो अवध की। कौन कौन सी? कीर्तिलता और कीर्ति पदावली। और एक प्रकार की मिलती है मैथिली। मैथिली में कौन सी लिखी है? विद्यापति पदावली। तो अब विद्यापति की कीर्तिलता की भाषा कौन सी हो गई? अवध हो गई। कीर्तिलता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसमें किसका वर्णन है? कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह का वर्णन है। कौन सा रस हुआ? वीरस। इस कीर्तिलता की सबसे पहले खोज किसने की? हरप्रसाद शास्त्री ने। कहां से की है? नेपाल के राजकीय संग्रहालय से। राजकीय संग्रहालय से। देखो, विद्यापति की जो रचना है इनका संपादन किया था, किसने किया था? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। बेनीपुरी ने। इन्होंने जो विद्यापति की रचनाओं का संपादन किया उसमें विद्यापति की प्रथम रचना किसको माना? कीर्तिलता को। किसको माना? कीर्तिलता को। और इसके बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि विद्यापति की कीर्तिलता को विद्यापति ने ही क्या कहा था? कहानी। क्या कहा था? कहानी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ये पृथ्वीराज रासो जिस प्रकार सुख सुखी संवाद में लिखा हुआ है उसी प्रकार जो कीर्तिलता है वो कौन से संवाद में लिखी हुई है? भ्रंग भंगी शैली में। तो दोस्तों, ये हुआ विद्यापति की कीर्तिलता के बारे में सामान्य जानकारी। भाषा कौन सी? अवध। विद्यापति ने क्या कहा? कहानी। और कीर्ति सिंह का वर्णन है। कीर्ति पताका में किसका वर्णन है? शिव सिंह का वर्णन है। और खोज किसने की? हरप्रसाद शास्त्री ने। कहाँ से की? नेपाल के राजकीय संग्रहालय से। और विद्यापति की रचनाओं का संपादन किसने किया? रामवृक्ष बेनीपुरी ने। उन्होंने विद्यापति की किस रचना को प्रथम माना? कीर्तिलता को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये भ्रंग भंगी संवाद में रचित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से अद्भुत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी अवधारणा किसकी है? ये सहायक आचार्य परीक्षा 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों, एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो उच्छलित आनंद है, आनंद का अतिरेक है, उससे ही किसके? सच्चे साहित्य की क्या होती है? सृष्टि होती है। कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्य का
अंतिम लक्ष्य कौन है? मनुष्य। तो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है और जनता की इन्हीं चित्तवृत्तियों में परिवर्तन से साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आता है। तो चित्तवृत्तियों को जनता का चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट भी कहते हैं, बालकृष्ण भट्ट कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी एक और कथन कहते हैं कि जो कार्य बड़ी बड़ी तोप है, बम है, तलवारें नहीं कर सकती, वो कार्य कौन कर सकता है? साहित्य कर सकता है। और साथ ही कहते हैं कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। और बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और शुक्ल जी का जो कथन है ये बार बार आता रहता है कि चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है और जो आनंद का अतिरेक है उससे ही सच्चे साहित्य की सृष्टि होती है। कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, यह कहानी 16वीं सदी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त है और है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन किसका है? पद्मावती समय कौन सा है? पृथ्वीराज रासो को कौन सा है? 20वां समय। और इसको रासों के अंदर प्रक्षिप्त किसने माना? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये जो है रासों के अंदर क्या है? प्रक्षिप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सहायक आचार्य परीक्षा 2021। पिंगल मिश्रित कौन कौन सी है? मूडो नैन्सी की रचना, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खिंचीरी वचनिका, पाबू जीरा दोहा, तो ये डिंगल की है। और पिंगल मिश्रित कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। प्राचीन काल में राजस्थान में 2 शैलियाँ प्रचलित थी, एक तो थी डिंगल और दूसरी थी पिंगल। डिंगल में क्या था? अभ्रंश प्लस राजस्थानी। राजस्थानी मिश्रित जो अभ्रंश थी उस शैली को क्या कहते थे? डिंगल शैली। और दूसरी थी पिंगल शैली जिसमें अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण था। तो ये पिंगल मिश्रित राजस्थानी की कौन सी रचना हुई? पृथ्वीराज रासो। और देखो फिर इसमें क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके शिष्य नामवर सिंह ने एक संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो के नाम से संपादन किया जिसमें उन्होंने केवल 7 सर्गों को ही स्थान दिया और उसमें माना कि इनकी जो भाषा है पृथ्वीराज रासो की वो कौन सी है? पिंगल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया कि नामवर सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा है तो कौन सी है? पिंगल भाषा। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं उनके शिष्य नामवर सिंह ने एक संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो रासो नाम से क्या किया था? संपादन किया था। इसमें कितने सर्गों को स्थान दिया? 7 सर्गों को स्थान
दिया। और नामवर सिंह ने माना कि पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, पिंगल है। तो दोस्तों नामवर सिंह के अनुसार पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है, पिंगल, और सर्वमान्य भी यही है, लेकिन डिंगल का भी इसमें मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है। इसका एक क्वेश्चन आता ही रहता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले कौन हैं, अप्रमाणिक मानने वाले कौन हैं, मुक्तक मानने वाले कौन हैं। तो ऐसे विद्वानों के कितने वर्ग हैं, 4 वर्ग है प्रमाणिकता को लेकर। पहला जो वर्ग है वो मानता है बिल्कुल क्या है, प्रामाणिक है। कौन है, इसमें देखो एक तो है जेम्स टॉड, दूसरे है गिरियर्सन, तीसरे श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए जो 90 वर्ष का अंतर था उसको समायोजित करने के लिए एक आनंद संबंध की कल्पना की थी। आनंद संबंध की कल्पना किसने की थी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। और इस साथ में प्रमाणिक मानने वाले कौन है, मिश्र बंधु। तो दो कवियों का जो दूसरा वर्ग है जो इसको क्या मानता है, अप्रमाणिक। इसमें कौन है, इसमें सबसे पहले है डॉक्टर वुलर, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय, जो पृथ्वीराज विजय लिखी गई है जयानक के द्वारा संस्कृत में, उसके आधार पर कहा कि ये जो पृथ्वीराज रासो है ये बिल्कुल भी क्या है, अप्रमाणिक है। कब कहा, 1875 में। और अप्रमाणिक मानने वाले कौन हैं, रामचंद्र शुक्ल, बिल्कुल भी जाली ग्रंथ कहते हैं। और कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। मुंशी देवी प्रसाद, श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और मुरारीदान। तो पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन है, तो इसमें मुख्यतः 4 विद्वान हैं। कौन कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा, मुनि जिन विजय। और एक सबसे अलग मत है, वो कौन सा मत है, मुक्तक मानने वाले। कौन है, नरोत्तम स्वामी। और नरोत्तम स्वामी ने ही पृथ्वीराज रासो के 4 रूपांतरण तय किए थे। 4 रूपांतरण, व्रत रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण और लघुतम रूपांतरण मानने वाले कौन है, नरोत्तम स्वामी, जो पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं, मुक्तक मानते हैं। प्रबंध काव्य नहीं मान के क्या मानते हैं, मुक्तक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय और दशरथ ओझा। और जो प्रमाणिक मानने वाले हैं, टॉड है, गिरियसन है, श्याम सुंदर दास है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है और मिश्र बंधु। और अप्रमाणिक मानने वाले हैं वो सबसे माने डॉक्टर वुलर, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद, श्यामल दास, मुरारीदान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये जो वर्ग है ये क्या मानते हैं, अप्रमाणिक। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी है ये भाटों की कल्पना मानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमेलित नहीं है। तो ये आया है वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2019 में। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिश्वर ठाकुर की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसकी है, गोविंद चंद्र, ये गोविंद चंद्र की नहीं है।
ये किसकी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण? ये है दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा थे, ये गोविंद चंद्र के दरबार में रहते थे। जो बीसल देवरासो है वो नरपति नालय और सरा का सार है देवसेन की। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये किसकी रचना है? दामोदर शर्मा की। ये रचना का रचना काल क्या है? 12वीं सदी। और इस रचना को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ये भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और इस रचना के अंदर बनारस के आसपास की संस्कृति का वर्णन है। और ये है क्या, कैसा ग्रंथ है? शब्दकोश है, व्याकरण है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ। और इसमें प्रकरण कितने हैं? 5 प्रकरण। तो दोस्तों ये हुआ उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की। कौन सी शताब्दी की? 14वीं शताब्दी की। और ये रचना है मैथिली हिंदी। मैथिली हिंदी की गद्य रचना। ये रचना कैसा ग्रंथ है? तो ये एक प्रकार का क्या है? शब्दकोश। और इस वर्ण रत्नाकर में जो अध्याय है उसको क्या कहा गया है? कल्लोल। कितने कल्लोलों में विभाजित है? 8 कल्लोल। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ण रत्नाकर का संपादन किसने किया? तो वर्ण रत्नाकर का संपादन किया था सुनीति कुमार चटर्जी। और बबुआ मिश्र। तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, 14वीं शताब्दी की रचना है। वर्ण रत्नाकर के अंदर ही 84 सिद्धों का उल्लेख मिलता है और ये मैथिली हिंदी की प्रथम गद्य रचना है। और इसमें संपादन किया था सुनीति कुमार चटर्जी और बबुआ मिश्र ने। और ये एक प्रकार का क्या है? शब्दकोश है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण क्या है? व्याकरण ग्रंथ। सुरा का सार ये है देवसेन की रचना है। तो इसमें कितने हैं? 900। ये 933 ईस्वी में रचित है। इसके अंदर 250 है। और इसमें श्रावक धर्म का गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का क्या किया गया है? प्रतिपादन किया गया है। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। सुरा का सार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। इसका प्रकाशन कब हुआ? 933 में। और जो इसमें दोहे कितने हैं? 250 दोहे हैं। कैसे? गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का वर्णन है। देवसेन की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? ये देवसेन एक जैन कवि थे। इनकी नय चक्र, जिसको कहते हैं लघु नय चक्र, व्रत चक्र, दर्शनसार, तत्वसार, भावसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिद्ध सामंत काल। तो सीधा इसका आंसर होगा राहुल सांकृत्यायन। इनकी एक किताब है 1945 के अंदर लिखी गई थी। कौन सी? हिंदी काव्यधारा। ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि हिंदी काव्यधारा का प्रकाशन वर्ष, और ये किसकी पुस्तक है? राहुल सांकृत्यायन की। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? बीज वपन काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो सर्वमान्य मत है, सभी विद्वान इसको मानते हैं, आदिकाल। और यही नामकरण सर्वाधिक प्रमाणिक है। और राम कुमार वर्मा ने इसका जो नामकरण किया है वो क्या है? संधि और चारण काल।
तो अन्य विद्वानों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं तो इसको शुक्ल जी ने क्या कहा, वीर गाथा काल। 12 ग्रंथों को आधार बनाकर वीर गाथा काल। वीर काल का था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। वीर काल। गिरियस ने क्या कहा था, चारण काल। और चारण काल के अंतर्गत कितने कवि रखे गए थे, केवल 9 कवियों को स्थान दिया गया था। उसके बाद में गिरियसन के बाद में राम कुमार वर्मा का हो गया संधि और चारण काल, राव सांकृत्यायन का सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बीजवपन काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदि काल और अंधकार काल। अंधकार काल किसने कहा, कमल कुलश्रेष्ठ ने। और रीति काल को अंधकार काल किसने कहा था, त्रिलोचन ने। और आदि काल को जो अंधकार काल कौन कहते हैं, कमल कुल श्रेष्ठ। अभ्रंश काल कौन कहते हैं, अभ्रंश काल कहने वाले 3 विद्वान हैं। एक कौन है, बच्चन सिंह, दूसरे धीरेन्द्र वर्मा और तीसरे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों जो सिद्ध सामंत काल जो नामकरण है वो राव सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया और इन्होंने हिंदी का पहला कवि सरेपा को माना। और हिंदी काव्य धारा जो बुक है इसको आप अच्छे से याद करना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आदिकाल के बारे में कम से कम हम 200 क्वेश्चन के माध्यम से सहायक आचार्य, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को सटीक व्याख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।